तो अब ये चीज है आपके पास, वो आपके पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। बेसिकली ये कुछ भी कहा जा सकता है तो यही, लेकिन इसमें हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पहली चीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ते हैं बच्चे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टर्मिनोलॉजी है ना, उसको हम आपको समझा देते हैं, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे, थ्योरी से क्या ही मतलब है। देखो कि बेसिकली यहां सबसे पहली चीज जो हमारे चर्चा में आती है वो आती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू या ऐसी फंक्शन जो अपने वैल्यू को चेंज कर रही है, किसी चीज से शुरुआत होकर किसी चीज पे टर्मिनेट हो जा रही है, डिस्क्रीट वैल्यू ले रही है, यानी 0 1 2 3 ऐसी कोई वैल्यू ले रही है, और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, और उस प्रोबेबिलिटी के साथ हम उसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे, इसलिए इसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक वैल्यू है किसी फंक्शन का जिसको हम अलग अलग, जैसे आसान भाषा में बताएं तो 3 कॉइन को हमने टॉस किया, 3 कॉइन को, और हम आपसे पूछ रहे हैं हेड की प्रोबेबिलिटी। किसकी? तो आप हेड की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? एक भी हेड ना आए, एक हेड आए, 2 हेड आए और 3। तो ये 0 1 2 3 जो है ये रैंडम वेरिएबल है। समझ पा रहे? हम नहीं लिखवाते क्योंकि रत्ती भर नहीं है, सीधा सीधा रैंडम वेरिएबल क्या है समझ में। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये उनकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है? और इसको अगर एक टेबल में सजा दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो हमें मीन दे जाएगा। क्या दे जाएगा? समझ रहे हो? यानी xi pi। क्या बच्चे? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 सबको सम कर दिया, वो क्या दे गया? मीन दे गया। अगर फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है तो मीन निकालने का हमें पता है कि n से उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। यस हम, यानी डिस्क्रीट डाटा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझ में आ रहा है? तो सीधे हम इसका मूलभूत बातें पे लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कुछ चीजें जो है वो रैंडम वेरिएबल x आई, ठीक है, बस वही दिख रहा है। इफ ए रैंडम वेरिएबल x कुछ वैल्यू ले लेता है, हम x1 x2 ले लेते हैं, ठीक है, x वैल्यू x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। कहां तक ले लिया हमने? xn एंड देयर रेस्पेक्टिवली, या ऐसे बोलते हैं विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3 so on pn, then probability distribution is देख ऐसा लिखते हैं, यहां लिखते हैं x और यहां लिखते हैं px। तो यहां आएगा x1, x2, x3 एंड सो ऑन, कहां तक चला जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? इसकी प्रोबेबिलिटी, और ये क्या हो गया? और इसी को एक बक्से में बंद कर दिया तो ये क्या कहला गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ या ना? यहां इसकी खास बात क्या है वो हम आपको बता दें, जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं और जिससे जेई का क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है नहीं आता है, आता है। टेबल बना के दिया, बुक खोल के देखना, जिसमें के मिसिंग कर देगा और के की वैल्यू पूछेगा। वो के क्या है हम बता रहे हैं कि यहां पे याद रखें कि p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस 1 pn का सम हमेशा कितना आना चाहिए? ये सबसे ये स्टार बात है इस कंसेप्ट का। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक pi हमेशा कितने के बराबर होना चाहिए? तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी ये प्रोबेबिलिटी को तभी सही कर पाएगा। ये भी बात समझ लो, अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो ये फिर क्वेश्चन ही गलत है, संभव नहीं है इस चीज को कैलकुलेट कर पाना। बात समझ में आ रहा है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अब रही बात की इसके, अब यही तो बता देते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये तो हो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका, जैसे हमने हेड वाला भी बताया, इसको क्वेश्चन करवा भी देंगे। लेकिन इसमें जो मेन बातें हैं, कभी कभी तो ये बोल देता है कि k इक्वल x इक्वल टू 0 पे कितनी है, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे, और इस डाटा में k दे देगा। क्या दे देगा? और बोलेगा k की वैल्यू निकालिए। ऑब्वियस सी बात, हम इक्वेट कर लेंगे, सबका सम कितना आ रहा है 1, वहां से k की वैल्यू आसानी से निकल जाती है। पीवाईक्यू में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन।
लेकिन इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मीन। क्या पढ़ना है? अब अगर हमें मीन निकालना है किसी रैंडम वेरिएबल का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, मीन निकालने का फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हो, बस उसी फॉर्मूले को आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सजा लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अच्छा एक बात बताओ, मीन निकालने के लिए 10th में करते क्या थे या 11th में? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे और ऐड कर देते थे, वही हमारा क्या हो जाता था, मीन हो जाता था, है ना। तो सीधे सीधे मीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, x बार इज इक्वल टू x1 p1 प्लस का x2 p2 और प्लस का सोन xn pn, है ना। समेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi pi, और यही हमारा क्या कहलाएगा। बट अगर ये फ्रीक्वेंसी के केस में है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है, जो डाटा दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। दो तरीके का डाटा होता है, एक डिस्क्रीट डाटा, एक फ्रीक्वेंसी और एक कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस यहाँ प्रोबेबिलिटी में हमारे काम का चीज नहीं है, आएगा भी तो हम उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस उस केस में अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगा तो ऐसा दिखने लगेगा 1/n, n का मतलब है समेशन ऑफ fi, n का मतलब है समेशन ऑफ, हाँ ये बात जान लो, n का मतलब क्या है बच्चे, समेशन ऑफ fi, i इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो ये ऐसा दिखेगा ब्रैकेट के अंदर f1 x1 प्लस का f2 x2 प्लस का सोन fn xn, हाँ है ना। जब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा f1 अपॉन n x1 और प्लस का f2 अपॉन n x2, हाँ या ना बोल, एंड सो ऑन, यहां लिखेगा fn अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे, और इसी को बेसिकली ऐसे लिख दिया जाता है p1 x1 प्लस का p2 x2 प्लस का सो ऑन कितना बच्चे pn xn। क्या यहां आपको बात समझ में आ रही है कि हमने p1 pn किसको माना है? हाँ, यहां pi जो है वो fi अपॉन कितना है, n है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? तो ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चे, मीन निकल के आ गया। क्या आ गया? अब दूसरी बात रही वेरिएंस की, किसकी? मीन जैसे निकल जाता है वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, सीधे हम फॉर्मूले में ही लिख रहे हैं, हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएंस कहता है कि जो भी आपके पास डाटा है, यानी x जो है ना, उसको आपको मीन में से सब्ट्रैक्ट, मीन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना, उसका होल स्क्वायर करके उसका pi से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, वेरिएंस इज इक्वल टू, यहां सबसे पहले आएगा pi, ठीक है, और यहां हम लिखेंगे बच्चे xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, और यहां हम लगा देंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक n, मतलब x1 में से मीन को घटा के उसका स्क्वायर करना, x2 में से मीन को घटा के उसका स्क्वायर करना, x3 में से उसके मीन को घटा के स्क्वायर करना, और सबको उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से क्या करना है, और उसके बाद ऐड करना। उसके बाद क्या करना है, ऐड, वो क्या देगा, वेरिएंस। इसी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, जगह 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 जाके करो, यही लिख दे। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक pi xi स्क्वायर, क्या लिखा हमने, pi xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मतलब जब इसको ओपन करोगे तो xi स्क्वायर प्लस का x बार का स्क्वायर माइनस का 2xi x बार आएगा, जो इसके साथ एडजस्ट करके फॉर्मूला बनता है। 11th के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है, किसमें, हम उसमें नहीं जा रहे। क्या लिख रहे हैं हम, pi xi स्क्वायर माइनस का मीन का स्क्वायर, सीधे, यानी निकालने का तरीका pi निकाल लिया, xi निकाल लिया, उसका स्क्वायर निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और मीन तो हम पहले ही से कैलकुलेट करके बैठे हैं, पूरे में से उसका स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया बच्चे, वेरिएंस का। बात समझ में आ रहा है, pi xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, नोट करेगा। इस पे क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आप कैसे वेरिएंस और मीन निकालते हैं किसी भी डाटा का, उसका कांसेप्ट है। नोट करें फटाफट, फिर आगे इस पे क्वेश्चन बताते हैं, बेहतर समझ में आए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो जेई में जिस तरीके का पूछता है, पहले उसी का फिर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी करा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास,
द रैंडम वेरिएबल x, द रैंडम वेरिएबल x has probability distribution, has probability distribution px, ठीक है, of the following form, of the following form, फॉर्म कुछ ऐसा दिया है x और नीचे दिया है px 0 1 2 0 1 2 और यहां दिया है अदरवाइज, ठीक है, 0 1 2 अदरवाइज, यहां दिया है k, यहां दिया है 2k, यहां दिया है 3k और यहां दिया है 0, ऐसा एक डाटा दिया है। जनरली जेई के पीवाईक्यू आप जब देखोगे ना तो इस तरीके के आपको बॉक्स मिलेंगे आपको लगातार, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ k, और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है फाइंड p x लेस देन 2, फिर हमसे कह रहा है p x लेस देन इक्वल टू 2, और फिर हमसे कह रहा है p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये सारे डाटा हमारे पास दिए हैं जिसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। सीधा सीधा बात है, देखो कितना आसान बन रहा है कि अगर सबसे पहली बात तो ऐसा है तो इस सबका सम कितना होना है, तो ये बात तो तय है कि हम जानते हैं कि k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 कितना होना है, 1 होना है। तो यहां से 3k 6k हमारे पास कितना आ गया 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। जैसे ही k की वैल्यू 1/6 आई, हम इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर ले, 0 1 2 और अदरवाइज को हम छोड़ ही देते हैं, हाँ या ना। 0 1 2 में px जो अब हमारे पास है 0 के लिए 1/6 है और ये 1/3 है और ये कितना है 1/2 है। बक्सा कुछ ऐसे दिखने लगा। अब हमसे पूछ रहा है कि px लेस देन 2, लेस देन मतलब ये दोनों वाला, यानी px लेस देन 2 में हम लिखेंगे 1/6 प्लस 1/3 दैट इज 2/6। अरे इधर 2 मल्टीप्लाई किया, अच्छा सर 3/6 दैट इज 1/2। अरे आया ना नया, ये बात समझ में आ गया। ये लेस देन 2 वाला हो गया। अब उसके बाद इक्वल टू कह रहा है, क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 सबका, तो ये हो जाएगा 6, 2 यहां से और 3 यहां से, 6/6 1 हो गया क्या। p लेस x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए कितना हो गया 1, और उसमें क्या कह रहा है ग्रेटर देन 2, कितना हो जाएगा बच्चे, अरे 0, 2 तो है ही नहीं ना, 2 से बड़ा है क्या, अच्छा एक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो 1/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ा 1/2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। इस तरीके से निकल जाएगा सारा डाटा। लेकिन कुछ और क्वेश्चंस जो अलग तरीके के थोड़ा ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम एक वेरिएंस बताते हैं। इस तरीके के आप आज ही जाके देख लेना, पीवाईक्यू में मिल जाएंगे आपको, कर लेना फटाफट, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, पीएमसी वाले में दिक्कत हो रहा है ना आप लोगों को, पहले एक छोटा करा देते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी करा देते हैं। हमारे पास क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर of heads in 3 tosses of a coin, in इसमें 2 दिया है, हम 3 ले लेते हैं, in 3 tosses of a coin, एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x का, किसका, तो पहली बात तो x क्या क्या ले सकता है, 0 1 2 और 3, यानी एक भी हेड नहीं आए, एक हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए या 3 हेड आ जाए, यानी हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं 0 1 2 और 3, हम px लिखेंगे। अगर सभी को आउटकम पता है तो 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ऐसा है। अच्छा 1 2 1 2 खेल लिया हम लोग। तो हमें एक भी हेड नहीं चाहिए, एक भी हेड क्या आ रहा है भैया, एक ही ऐसा केस है जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 बाई, उसके बाद एक हेड है, क्या है, एक हेड यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, 2 यहां आ रहा है, 3 आया ना, 3 बाई, बोला है, 2 हेड आ रहा है, 2 हेड, एक एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 बाई 8, और ये कितना आ रहा है, 1 बाई 8, पूरे का सम क्या 1 आ रहा है क्या, हाँ, यानी मेरा आंसर बिल्कुल, क्या ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब इसी का अगर आपसे मीन पूछ दे, क्या पूछ दे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई कर, ऐड कर, अरे आया नहीं आया उसको अलग से करा देंगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा हम चेंज कर दें, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, मतलब इक्का का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, कितना कार्ड निकालना है बच्चे, कितना कार्ड निकाल रहे हैं, 3, तो क्या हो सकता है मैक्सिमम, क्या हो सकता है कि एक भी इक्का ना है, एक इक्का है, 2 इक्का है या 3 इक्का है, ठीक है। अब समझना थोड़ा, हम डायरेक्ट लिखेंगे चलेगा, अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा बक्सा बना दे रहे हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, अगर छोटा नहीं है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, x है px है, ठीक है, ओके। समझना थोड़ा और बताना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, एक भी इक्का नहीं आया, एक भी इक्का, तो 4 इक्का होता है, उसको हटा दे और 48 में से 3 उठा ले, बोला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकता, यानी 48C3 डिवाइडेड बाई 52C3, सोच ले, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है, सॉल्व कर लेगा, ये हम बस आपको समझा रहे। फिर मान ले एक इक्का आया, कितना, अगर एक इक्का है तो उस 4 में से एक उठा, पहले एक उठा लिया, और कितना उठाना है, 2, कितने किसमें से उठाएगा, और नीचे अभी भी कितना है, क्या ये बात समझ में आ रही, मान ले 2 इक्का चाहिए, कितना, तो तुम बोलोगे 4C2 लिखो सर, और बाकी एक कार्ड किससे निकालो, और नीचे क्या लिखो, अरे आया, और मान ले 3 इक्का चाहिए, क्या चाहिए, तो तुम बोलोगे सर 4C3 ही ले लो, और नीचे क्या ले लो, क्या ये बात समझ में आ गई, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन जो बन रहा है वो यहां से बन रहा है, हम आपको बता रहे हैं, यहां से और मीन वैल्यू से, ये सब तो आपको समझाने के लिए दिख रहा है, बात समझ में आ रही, नोट कर, 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं, ये वाला मिटा ले, ये थोड़ा बेहतर है, कार्डी पे करा रहे हैं ताकि कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट तो नहीं, डायरेक्ट कैसे करना वो भी बता दे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 cards are drawn without replacement from a big pack, या सीधे लिख दे from pack of card, 52 cards, full stop। आगे क्या है, determine the probability distribution of, determine the probability
distribution of the number of face card, the number of face card, the number of face cards। ठीक है, ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। नोट हो जाए तो बताएं। हो गया, मिटा ले। चलिए इधर आ जाए आप थोड़ा और बताएं, फेस कार्ड हमें निकालना है। क्या करना है बच्चे? कितने कार्ड, कितने निकालने हैं? कार्ड हमें निकालने हैं 2, और वो दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 कार्ड निकालने, तो इसकी क्या संभावनाएं बन सकती है? 0, 1 और बहुत बढ़िया। तो यानी x जो हो सकता है यहाँ पे वो हो सकता है 0, 1 और चलो x px। 0, 1, 2। अब थोड़ा सोच, फेस कार्ड चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, और याद रख क्या रहा, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हम उसको वापस, तो हमें फेस कार्ड नहीं चाहिए। 0 का मतलब, तो हम पहला कार्ड किस में से निकालेंगे? 48 में से। यानी पहला कार्ड निकालने के लिए जो हमारे पास बचे हैं वो 48 है, 48 है। यानी क्या हम इसको डायरेक्ट 48/52 लिखे? क्या 12 फेस कार्ड नहीं चाहिए? हाँ 12 होते हैं क्या? ओ सॉरी 4 ही लेके चले। हाँ फेस कार्ड 12 होते हैं। हाँ तो 12 हटा ले, 52 में से कितना हो गया? 40। तो पहला आ गया 40 आ गया, पहला कार्ड निकाल लिया। क्या वापस रखा गया? नहीं। और दूसरा भी हमें फेस कार्ड, तो जब हम दूसरा कार्ड निकालने गए तो हमारे पास बचा कितना है? 39। और नीचे कितना बचा है? क्या ये बात समझ में आती है? एक फेस कार्ड चाहिए, एक फेस। अगर एक फेस कार्ड चाहिए तो हम क्या लेंगे 1 के लिए? सोचें, फेस कार्ड कितना है हमारे पास? 12। तो 12/52। ठीक है। एक में इसमें जैकविन किंग एंड एस, ओके सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती दिया है। इसमें गलती क्या दिया है? इसमें कह रहा है नंबर ऑफ फेस कार्ड, और कार्ड के बगल में यहां लगा दिया है जैक, क्वीन, किंग, और साथ में इसमें फेस कार्ड में एस भी इंक्लूड कर दिया। होता नहीं है, इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया क्योंकि एस पे भी चित्र बना होता है। क्या होता है? एस पे भी चित्र बना होता है। तो उस हिसाब से घट के कितना हो गया बच्चे? 36। हाँ पहला कितना हो गया? 36/52, और दूसरा हो गया 35/51। आया बात समझ में? अच्छा, एक फेस कार्ड चाहिए, एक चाहिए ना, तो हम 16 में से पहला निकाल लेंगे 52। आया ना बोल? अब दूसरा जो हम निकालेंगे वो, तो वो कितना है आपके पास? 36/। अच्छा ये 36 होगा या 35 होगा? बस हम इसमें इंटरेस्टेड है, 36 ही होगा। कितना होगा? हाँ क्योंकि हमने जो कार्ड निकाला है ना वो 16 में से एक निकाला, वो घट के 15 हुआ होगा। नॉन फेस कार्ड तो अभी भी 36 ही रहा होगा। क्या ये समझ पा रहे हो? बुक का सॉल्यूशन मत देखना, इंटरनेट का सॉल्यूशन मत देखना, पागल हो जाओगे। ऐसे लिखेगा F1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 वो कंप्लीमेंट, सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें एक फेस कार्ड चाहिए। तो अगर उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन में जाना, तो सीधे सीधे 16C1 डिवाइड बाई 52C1, बात तो यही बनेगा। और दूसरा वाला हमें 36 में से एक चाहिए, तो 36 में से एक चाहिए, टोटल कार्ड कितना है? 51। बात समझ में आ रहा है? अच्छा दोनों का दोनों फेस कार्ड चाहिए, तो हमारा आएगा 16 और 15। अरे आया नहीं आया? किसमें? एक वाले में हाँ इंटू 2 होगा ना, हाँ सॉरी इंटू 2 होगा। क्या होगा? इंटू 2 होगा। नहीं समझ में? इंटू 2 क्यों होगा?
पहला हमने फेस कार्ड लिया है, दूसरा नॉन फेस कार्ड लिया, हो सकता है पहला नॉन फेस आया और दूसरा, समझ रहे हैं? हाँ इंटू 2 होगा, लेकिन आप बोले कि हम पहला कार्ड निकाले फेस कार्ड आ गए, तो दूसरा हमें क्या निकालना है? नॉन फेस कार्ड। पहला कार्ड हमें नॉन फेस मिला तो दूसरा क्या निकालना है? फेस कार्ड। दो सिचुएशन इंटू 2। बात समझ में आ रहा है? या अगर पूरा लिखना चाहता है तो एक और लिख दे, यहाँ प्लस साइन लगा दे, और पहला आप मान ले कि नॉन फेस कार्ड आया तो 36 बटा कितना आ गया? 52 मल्टीप्लाइड बाई 16 बटा 51। ऐसे लिख, इंटू 2 मत लिख, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? विद रिप्लेसमेंट वाला में चलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चन जो आता है वो के वाला आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मीन और वेरिएंस की तरफ। इधर लिख देते हैं तब तक क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नया शब्द आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर वेरिएंस होता है। ठीक है, ये बात आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स in a simultaneous toss of 3 coin, in a simultaneous toss of 3 coins। ठीक है, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें निकालना है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। मिटा देगा। चलिए पहले इधर ही बॉक्स बना लेते हैं। 3 मतलब x की वैल्यू कोई बताएगा और px बता दे। पहले तो यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 0, फिर कितना? 1, और फिर कितना? 2, और फिर कितना? 3। 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/, a कितना था? 3/, a भी कितना था? 3/8, और a कितना था? ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने निकाल लिया, अब हमारे पास पी आई एक्स आई मीन के लिए क्या चाहिए वो भी समझ लें। मीन हमारे पास क्या है? समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक क्या लिख देंगे बच्चे? पी आई एक्स आई। हाँ या ना? सही बात है। तो देखो मीन लिख रहा है सीधे x बार इक्वल टू, बक्सा बना लोगे तो ज्यादा बेहतर है। बक्सा एक छोटा सा ऐसे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बना सकते हो तो ज्यादा बेहतर है ऐसा, जिसमें आप यहाँ xi लिख दो और यहाँ क्या लिख दो? pi। क्या समझ पा रहे हो? 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ये पी आई है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे? पी आई 1/8, 3/8, फिर क्या? 3/8 और फिर कितना? 1/8। तो यहां निकाल ले एक्स आई पी आई। क्या निकाल ले? एक्स आई पी आई निकालेगा तो इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 3/8, इसको मल्टीप्लाई किया 6/8 और इसको मल्टीप्लाई किया 3/8। आ गया क्या? इस सबका सम चाहिए। क्या चाहिए? तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, 3 6 3 9 3 12/8। आया ना वो? यानी मीन की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 12/8। यस और नो? अच्छा, इसमें नंबर 12/8 तो हमने निकाल दिया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो, आपकी इच्छा। यानी यहां से आप x बार क्या लिख सकते हो? 3 चौका 12, 2 चौका 8, 3/2। क्या लिख सकते हो? 3/2। बात समझ में आ रहा है? अब आना है वेरिएंस पे। किस पे? वेरिएंस का हमने फॉर्मूला लिख रखा है इधर। कितना लिखा है हमने? समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हम यही, तो हम सबसे पहले यहाँ एक्स आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक्स आई स्क्वायर हमारे पास कितना है? 0, 1, 4 और 9, और फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पी आई के साथ। आया ना? ये काम हमें ज्यादा बेहतर दिखता है। पी आई एक्स आई स्क्वायर यानी 0 और ये 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ जाएगा? 3/8। 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 4 12/8, और फिर यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 9/8। सम किया तो 9 3 12 12 24/8। हाँ या ना? यानी हम सीधे लिख रहे हैं, आप समझना थोड़ा। वेरिएंस इज इक्वल टू लिख रहे हैं 24/8। काटना उठना मत। 24/8 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर आ जाएगा 3/2 का। हाँ या ना? तो ये हमारे पास आ गया 24/8 माइनस 3 3 9 3 का, अच्छा
3 3 9/4 इंटू 2 इंटू 2, हाँ या ना, 24/8 माइनस 18/8 यानी 18 8 24, 8/6 18 6/8 यानी 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी वेरिएंस जो आया वो कितना आ गया बच्चे, वेरिएंस आ गया हमारे पास 3/4 आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे क्या, सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर लिख दे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया रूट अंडर कितना बच्चे 3/4 यानी √3/2 आया ना। ये आप इस तरीके से मीन और वेरिएंस निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है तो हम इसको अब ज्यादा खींच नहीं रहे, सारे में काम मतलब मेन मुद्दा है टेबल बनाना, मेन मुद्दा टेबल बनाना। अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया तो मीन निकालने के लिए कोरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करते चाहिए और वेरिएंस निकालने के लिए xi का स्क्वायर करके pi से मल्टीप्लाई करके ऐड करके और फॉर्मूला लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, हाँ ये भी समझ लेना, वेरिएंस के फॉर्मूला को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसे e(x² माइनस का e(x का होल स्क्वायर। लिखने का तरीका और कुछ नहीं, ठीक है, लिखने का तरीका और कुछ नहीं, e(x² माइनस e(x का होल स्क्वायर लिखने का तरीका, बाकी कुछ नहीं। इस ये चीज हम बताते नहीं क्योंकि थोड़ा और लगता है कि क्या ही लिख दिया अजीब सा, लेकिन है वही चीज सिंपल सी। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसका मीन और उसका वेरिएंस। अब इसमें एक चीज और बच गया, बचा दो चीजें, लेकिन पॉइजन्स चूंकि पूछा नहीं जा रहा, सिलेबस से भी लगभग हट चुका है तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपके पास बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी चर्चा होगी क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स जब होता है ना, जैसे 3 बार 4 बार 5 बार टॉस करना कॉइन को, तो उसका आउटकम लिखना संभव नहीं होता है। बर्नौली ट्रायल्स उसी में एप्लीकेबल है जिसके मात्र 2 ही आउटकम पॉसिबल है, या तो सक्सेस या तो फेलियर, 3-4 में नहीं, या तो होगा या तो ऐसा जहां भी सिचुएशन होगा वहां हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी चर्चा अगली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखिए, नोट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट से पीछे जा रहे हैं तो टारगेट को पूरा करें, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखें और काम करें, बस ज्यादा प्लानिंग और सोचें नहीं।